हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। आप सभी को खुश आमदीद, वेलकम। यहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले क्लास 10th बिहार बोर्ड का इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जैसे कि बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो उर्दू दरक्षा होता है ना, उससे हम कुछ इंपोर्टेंट आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। और इससे पहले हम लोग सब्जेक्टिव से पहले 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, उसके बाद 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो सवाल मैं मुख्तसर सवाल जो मैं दे रहा हूँ, इसको अपने कॉपी पर जरूर लिखिएगा और लिख करके याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा वाला बटन जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगती है वीडियो तो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और मैं आपको बोलता हूँ कि 10 ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, तो 10 में 10 आपको सही सही बनाना है। अगर आप 10 में 10 सही सही बनाते हो, इसका मतलब आप गुड हो एंड आपकी तैयारी बहुत बेस्ट, आपकी तैयारी चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल यहाँ पे आपके सामने हाजिर है। हसन नईम की किस शोबा में मुलाजमत करते थे, मतलब किस विभाग में, शोबा का मतलब विभाग में, किस विभाग में मुलाजमत करते थे, किस विभाग में नौकरी करते थे, ठीक है ना। हसन नईम किस विभाग में नौकरी करते थे, याद कीजिएगा। वजारत दिफा, वजारत खारजा, वजारत रेल, वजारत दाखिला। तो वजारत खारजा, खारजा बोलते ना वित्त मंत्रालय को, है ना। तो वजारत खारजा में जो है हसन नईम जो है उस विभाग में नौकरी करते थे। आगे है दोहा में कितने मिसरे होते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है और पूछा भी गया सवाल कि दोहा में कितने मिसरे होते हैं, 2 3 4 6। तो दोहा में जो है 2 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं, दोहा में 2 मिसरे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखिए। सर सैयद कहाँ मदफून हुए, मतलब सर सैयद जब इंतकाल हो गए सर सैयद साहब, तो उनका दफन कहाँ किया गया, है ना। उनको कहाँ दफन किया गया, दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ, हैदराबाद। तो आपको पता है उन्होंने अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया था, कायम किया था, तो वहीं उनकी जो है कब्रें बनी बनी, ठीक है ना, वहीं जो है वो मदफून हुए। ऑप्शन नंबर बी। आगे सवाल पढ़ते हैं। सुहैल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। बहुत ही ज्यादा खास सवाल है और ये सवाल पूछा गया है। सुहैल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। मुजीबुर रहमान, हसीबुर रहमान, हबीबुर रहमान, कलीमुर रहमान। तो इसका नाम था क्या, मुजीबुर रहमान। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 5वां सवाल। सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार किस नवैयत का है, मतलब नवैयत मतलब किस प्रकार का है। नवैयत मतलब प्रकार होता है, टैप्स होता है, किस प्रकार का है। रूमानी, तारीखी, नफ्सियाती, जासूसी। तो फरार जो है ना, जो अफसाना लिखते थे सैयद मोहम्मद मोहसिन, वो नफ्सियाती अफसाना लिखते थे। और आपने इस कहानी में पढ़ना, आपने अफसाना पढ़ना है, तो उसमें पढ़ोगे क्या कि मतलब नफ्सियात के बारे में बताते हैं कि एक लड़का रहता है जो कैसे अपने नफ्स को कैसे, नफ्स पे कैसे काबू पाता है ना। तो नफ्सियाती अफसाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या मतलब होता है, बहुत ही ज्यादा खास है। तो इसमें हमको पढ़ना है एक्चुअली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, है ना, क्योंकि उन्होंने बुद्ध मजहब इख्तियार कर लिया था। तो बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर क्या है। इल्म का इरफान, दिल का इरफान, खुदा का इरफान। तो खुदा का इरफान हासिल कर लेना, मतलब खुदा की कुर्बत में गुम हो जाना, खुदा की यादों में एकदम गुम होना, उसको बोलते हैं बुद्ध मजहब में निर्वाण। मतलब होता है निर्वाण, निर्वाण, है ना। तो बुद्ध मजहब में निर्वाण का मतलब वही होता है अपने खुदा के यादों में एकदम खोए हुए हैं, उसी उन्हीं के बस अल्लाह अल्लाह ही कर रहे हैं, समझो इसको बोलते हैं खुदा का इरफान हासिल कर लेना, ठीक है। आगे बोलते हैं शामिल निसाब नजम हम नौजवान में शायर कौन है। हम नौजवान के शायर कौन है। चकबस्त, परवेज शाहिदी, जगन्नाथ आजाद, सैयद मोहम्मद जाफरी। तो ये हो जाएगा परवेज शाहिदी। कौन है, हम नौजवान के शायर कौन है, परवेज शाहिदी है। आगे किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं। जब किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाता है उसको क्या कहते हैं, जलजला, सुनामी, ग्रहण। तो आपको पता ही है किसी सैयारा या सितारा, सैयारा मतलब समझ रहे ना, कोई पृथ्वी होगा, सितारा मतलब एक तरह से जैसे सूरज है। तो चांद भी क्या है, जेली सैयारा है, उसको बोलते हैं ग्रहण। क्या बोलते हैं, ग्रहण। कहीं कहीं गहन भी लिखता है, गहन ग्रहण लगभग दोनों सेम है, उर्दू में गहन भी लिखते हैं। तौबतुन नसूह किसका नॉवेल है। देखिए ये नॉवेल बहुत ज्यादा खास, हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया गया आपकी किताब में, लेकिन आपके लिए खास है कि तौबतुन नसूह जो है किसका नॉवेल है। तो डिप्टी नजीर अहमद का। इन्होंने अपने किताब में, यानी कि जो हमारा दरअसल किताब है जो क्लास 10 का, उसमें लिखा है ना वो फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की, है ना, गुफ्तगू शायद इस तरह से उन्होंने लिखा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बोलते हैं सवाल। गालिब के गालिब के किसी एक खतूत के मजमूए का नाम बताइए, किसी एक खतूत का मजमूआ। तो उन्होंने लिखा था अवध हिंदी, क्या लिखा था, अवध हिंदी, ये मजमूआ है।
मकातिब मेहदी गुब्बारे खातिर खतूत गालिब, ये इनका नहीं लिखा हुआ है, किसी और ने लिखा, लेकिन अवध हिंदी उर्दू मुअल्ला इस टाइप का जो है ना गालिब का लिखा हुआ है। तो 10 सवाल मैंने आपको बता दिया, तो आई थिंक आपको 10 में 10 आपने बना लिया होगा। अब चलिए बारी है सब्जेक्टिव सवाल पढ़ने की, जो कि आपको कॉपी पर नोट करना हर हाल में। सबसे पहला सवाल यहाँ पे, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया था? तो आपको पता है 2008 में जो है बालो ज्ञान कांग्रेस हुआ था दीमापुर, नागालैंड में एक जगह है, वहां पे जो है अब्दुल कलाम साहब जो है वहां आए थे और उन्होंने बहुत अच्छी मंत्र बताया था कि कैसा क्या करें जो कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल हो पाए। नागालैंड के दीमापुर में मुनक्किद बालो ज्ञान कांग्रेस में आलमगीर शहर शोहरत याफ्ता साइंसदा, मतलब बहुत विश्वविख्यात बोलते हिंदी में ना, बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक है ना, तो आलमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदा और साबिक जमहूरिय हिंद, मतलब समझ रहे ना, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे एपीजे अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से तकरीर करते हुए, मतलब एक खास मेहमान आए थे वहाँ पे, अतिथि आए थे, और उसी को मतलब तकरीर करते हुए तलबा को ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए एक जादुई मंत्र बताया था। क्या बताया था कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे, हालांकि ज़्यादा होगा इससे ज़्यादा, लेकिन 10 से 17 उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5 अगर दरख्त लगा दे तो हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे संगीन मसलों से महफूज रह सकते हैं। ये आजकल करता कौन है? तोड़ने पे तो फिदा है ना, पौधे को तो लगाने छोड़ दो, काटने पे फिदा है सब लोग, तो बड़ा मुश्किल। लेकिन बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई थी, अगर ऐसे करें तो हमारा मसला ये हल हो सकता है। गालिब की शायरी पर मुख्तसर रोशनी डाली। देखिए अब गालिब ने शायरी में क्या किया जो आज उनका शायरी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा मतलब मशहूर है जी। देखिए उर्दू शायरी की तारीख में गालिब की हैसियत एक चमकता हुआ सितारे की तरह है, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं उर्दू शायरी की तारीख में, उर्दू शायरी के इतिहास में गालिब की जो हैसियत है, गालिब का जो स्टेटस है ना, एक चमकता हुआ सितारे की तरह है। अब जब सितारा चमकता है तो चमकते रहता है कि नहीं। गालिब से कबल भी उर्दू शायरी में गजलें की शानदार रिवायत मौजूद थी, यानी कि गालिब से पहले भी उर्दू गजलें में गालिब से कबल भी उर्दू शायरी में गजलें की शानदार रिवायत थी। गालिब से पहले भी उर्दू में गजल के देखा जाए तो बहुत अच्छी अच्छी रिवायतें थी, लेकिन गालिब ने उर्दू शायरी खुसूसन उर्दू गजल को नए रंगो आहंग से आशना कर दिया, मतलब नए रंग ढंग दे दिया, है ना। गालिब ने उर्दू शायरी खुसूसन करके उर्दू गजल को, अब गजल के तो शायर को माना जाता है गालिब, है ना, वो नए ढंग, मतलब नए ढंग दे दिया, नया रंग दे दिया, नए रंग से आशना कर दिया, और गजलों में मानी के एक दुनिया पेश कर दी, है कि नहीं। गजल को भी एक मानीदार बना दिया गालिब ने अनोखे अंदाज में। देखिए यहाँ पे वर्ड कुछ और था, मैंने आपको सहल लफ्ज यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ अलग ही पूरा एकदम बलागत वाला उर्दू लफ्ज था, तो मैंने उसको हटा के आपके लिए आसान सा लफ्ज लिख दिया, अंदाज में। गालिब ने अनोखे अंदाज में एजाज व इख्तिसार के साथ अपनी खूबसूरत गजलें पेश की। तो गालिब की बहुत सारी गजलें हैं, अपने अनोखे अंदाज में उनका पेश किया हुआ है, ठीक है ना। तो किताब आपके पास है तो चाहे उसको एक बार देख सकते हैं कि गालिब की गजलें कौन कौन सी है। देखिए एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि अपनी याद से परवीन शाकिर का कोई एक शेर लिखिए। तो परवीन शाकिर का तो बहुत सा शेर है, लेकिन ये शेर आई थिंक मैंने दिया है, अगर आएगा तो ये थिंक आपको याद भी हो जाएगा, कोई भारी चीज है। जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करे, नहीं यहाँ पे पर डबल लिखा गया। जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करे, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। अहद मतलब होता है हमारे दौर, बोलता है कि जुगनू तो रात में चमकता है ना, लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं, दिन में देखते हैं उसको पकड़ के कि अरे कहाँ से चमकता है जुगनू, देखिए कि लाइट कहाँ से निकलता है, लाल लाल बत्ती कहाँ जलता है कि नहीं। आजकल हमारे हमारे अहद मतलब हमारे दौर के बच्चे बहुत चालाक हो गए। वही बोला परवीन शाकिर कि जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करे, है ना। दिन के वक्त जो है, दिन में परखने की जिद करता कि जुगनू चमकता कैसे रात में, है ना। तो बोला हमारे बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, हमारे दौर के जो बच्चे हैं ना, हमारे इस युग के जो बच्चे हैं बहुत चालाक हो गए। तो ये शेर आप मेरे ख्याल से आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना, लिख लीजिए जुगनू को। अब इसको 2-3 बार पढ़िए, अब के बाद में पढ़िए, थोड़ा देर बाद पढ़िए, लेकिन पढ़िए इसको बार बार पढ़िए ना, याद हो जाएगा। जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करे, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करे, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, है कि नहीं। उर्दू जबान का आगाज कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं तो बोलता हूँ जिनको उर्दू अच्छे तरीके से पता है, मतलब अच्छे तरीके से कर लिया ऑब्जेक्टिव वगैरह,
तो 2 नंबर वाला सवाल पर ज़्यादा फोकस करो, इससे आपको बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज मिलेगा जी। उर्दू हिंदुस्तान की मकबूल तरीन ज़बानों में से एक है ना। हिंदुस्तान में जितनी सारी ज़बानें हैं उनमें से एक बहुत ही मकबूल तरीन, बहुत ही खास ज़बानों में से एक है। ये मुल्क के मुश्तरका तहजीब व सकाफत की अलामत है। मुश्तरका मतलब होता है एक होता है ना, मतलब मिलजुल कर बोलता है ना, मिलजुल कर। मुश्तरका मतलब एक इत्तेहाद के साथ। ये मुल्क के मुश्तरका तहजीब व सकाफत की अलामत है। मतलब इसका ये हुआ कि ये जो उर्दू ज़बान है ना, मुश्तरका तहजीब व सकाफत मतलब सभ्यता और संस्कृति इसको बोलते हैं हिंदी में। सभ्यता, तहजीब व सकाफत मतलब सभ्यता और संस्कृति की अलामत है, और उसी से मिल मिल के उर्दू बना है। उर्दू की पैदाइश खड़ी बोली और ब्रज भाषा से हुई। एक सवाल पूछा था ऑब्जेक्टिव में कि उर्दू कहाँ से निकल गया है, तो खड़ी बोली से निकल गया है, ठीक है ना। जो दिल्ली के आसपास और दोआबा के इलाकों में बोली जाती थी। पहले दिल्ली के आसपास जो है और दोआबा के इलाकों में जो उर्दू थोड़ा में ना बोली जाती थी। अब वहीं पे इब्तदाई उर्दू की परवरिश सूफिया इकराम के आगोश में हुई। जो सूफिया इकराम थे, सूफी लोग, जैसे कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हो गया, बहुत सारे बुजुर्गान दीन हो गया, तो बोला गया उर्दू की परवरिश सूफिया इकराम के आगोश में हुई। फिर दक्कन के हुक्मरानों और दिल्ली के बादशाहों की सरपरस्ती में उर्दू की तरक्की हुई। तो दिल्ली के बादशाहों के द्वारा, जैसे पहले तो फारसी चलता था, है ना जी, जैसे मुगल बादशाह के दौर में फारसी ज़्यादा चलता था, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे जो है उर्दू भी आना शुरू हो गया। तो बोला गया क्या, दक्कन के, कहाँ से आया, दक्कन से निकल के आया वो। दक्कन के हुक्मरानों और दिल्ली के बादशाहों की सरपरस्ती में उर्दू की तरक्की हुई। अमीर खुसरो को उर्दू का पहला शायर कहा जाता है। देखिए अगर आगे सवाल में ना कि उर्दू का पहला शायर किसको कहते हैं, तो अमीर खुसरो। आज भी इनका मजार शरीफ है, हजरत अमीर खुसरो रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, हजरत यहाँ पे है, क्या बोलते हैं, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु तआला रहमतुल्लाह अलैह के पास जो है उनका जो है मजार शरीफ है, ठीक है ना। तो वही बोला गया अमीर खुसरो को उर्दू का पहला शायर कहा जाता है। इस तरह उर्दू का आगाज 14वीं सदी से समझना चाहिए। मतलब अगर उर्दू का आगाज पूछा है तो 14वीं सदी के आसपास, क्योंकि 14वीं सदी के आसपास कहीं सब ये जो है होया हुआ है, ठीक है ना। आखिरी सवाल पढ़ते हैं। 5 जुमलों में अफसाने की तारीफ कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है और लिख लीजिए। मैं तो बोलता हूँ हर किसी को सवाल को लिखना है, और आप लोग अगर लिखेंगे तो मुझे बताएंगे भी, मैं आपको बताऊंगा, आपको हाँ बताएंगे मुझे। देखिए 5 जुमले में अफसाने की तारीफ कीजिए। मुख्तसर कहानी को एतबार, मुख्तसर कहानी कोई एतबार से अफसाना कहते हैं। मुख्तसर कहानी को, मुख्तसर कहानी गोई होगा, मुख्तसर कहानी गोई गाफ है, ठीक है ना। मुख्तसर कहानी गोई एतबार से अफसाना कहते हैं। मतलब ये समझो, मुख्तसर कहानी किसी कहानी को मुख्तसर तौर पे बयान करना, है ना, हम ऐसे बोल सकते हैं किसी कहानी को मुख्तसर तौर पे बयान करना अफसाना कहते हैं। लंबी चौड़ी कहानी है उसको शॉर्ट में करते हैं, मुख्तसर करते हैं, शॉर्ट में करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, अफसाना। अफसाने में किसी खास की जिंदगी के किसी एक पहलू की अक्कासी होती है। अफसाना क्या होता है, किसी आदमी के पूरा खास जिंदगी, मतलब बच्चा से पैदा हुआ बूढ़ा तक मरा, तो उस पूरे जिंदगी के कोई एक पॉइंट ले लिया, कोई एक घटना ले लिया, कोई एक इंसिडेंट ले लिया, कोई एक वाकया ले लिया उसकी जिंदगी का, और उसी को मतलब पहलू को अक्कासी कर लिया, मतलब चित्रण कर लिया, है ना, उतार दिया, अक्कासी कर दिया, तो उसी को बोला अफसाना। तो अफसाने में क्या होता है, पूरा जिंदगी नहीं बयान किया जाता, पूरा जिंदगी तो नॉवेल होता है ना। किसी किसी शख्स की पूरी जिंदगी अगर बयान किया जाता है, जब से पैदा हुआ तब से मरा, पूरे एक एक बात, एक एक कहानी, कब क्या हुआ, शादी कब हुआ, ब्याह कब हुआ, बेटा कब हुआ, पूरा कुछ, मतलब पूरा जवानी में कहाँ पढ़ा, कब क्या किया, सारा कुछ बातें, तो नॉवेल होगा। लेकिन उसी जवानी में किसी एक पॉइंट, किसी एक वाकया को पेश कर देना क्या कहलाता है, अफसाना कहलाता है। अफसाना इंसानी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल भाई, है ना। आजकल तो शॉर्ट वीडियो चलता है ना, देखते हैं ना, आज यूट्यूब में शॉर्ट चलता है, इतना शॉर्ट हो गया मत पूछो। उस शॉर्ट में ही पूरी बातें शॉर्ट में ही 30 सेकंड में पूरी बात समझ में आ जाता है लोगों को। वही बोला, अफसाना इंसानी जिंदगी का एक हिस्सा है जिसे हम एक बार में पढ़कर समझ लेते हैं कि नहीं। अफसाना को जब पढ़िएगा ना, तो एक बार पढ़िएगा, अच्छा अच्छा ये ऐसा आदमी था, ऐसा, एक ही बार पढ़कर समझ जाते हैं। अफसाने में इत्तेहाद जबान व मकान का होना जरूरी है। साइंस व टेक्नोलॉजी की इस तेज रफ्तार में जिंदगी के मसाइल को अफसाने की जबान में समझना ज्यादा आसान है। अब तो बोलिए ना, आसान नहीं, अफसाना के आप तो और शॉर्ट हो गया, है ना। अब अफसाना अगर आप अगर वीडियो देखे हो, तो अफसाना अगर सुनोगे तो कम से कम आधा घंटा 5 घंटा लगेगा,
है कि नहीं। लेकिन अब क्या हो गया, अब लोग उतना देर में देखना नहीं चाहते, अब लोग शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं, बस 30 सेकंड में पूरा जिंदगी समझ जाए, है ना। लेकिन ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन नहीं है कि 30 सेकंड में किसी की जिंदगी समझ लें हम, ऐसी बात नहीं है। हमको समझने के लिए पूरा पढ़ना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के दौर में जिंदगी इतनी तेज, इतनी रफ्तार हो गई कि अब उसको अफसाने की ही जबान में समझाना चाहिए। अगर एक किताब, मोटी किताब को लिख दे, नॉवेल, आपके आसपास पता कीजिएगा कभी नॉवेल किसने पढ़ा। मैं खुद नॉवेल नहीं पढ़ा हूं अभी तक कि नॉवेल क्या होता है। अरे यहाँ तो तुम्हारा सिलेबस पढ़ने का, अपना सिलेबस पढ़ने का तो मौका नहीं मिल पाता, नॉवेल कैसे पढ़ पाए किसी की जिंदगी, है ना। किसी की जिंदगी के बारे में, हाँ, अब किसी की जिंदगी के एक पॉइंट पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। जैसे आपकी किताब देखिए, है ना, तो एक पॉइंट दे दिया, एक अफसाना में एक वाक्य दे दिया, और उसको पढ़ने में थोड़ा मजा आता है, तो पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है, कम पेज रहता है, तुरंत हो जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही खास वीडियो थी। आई थिंक आपको बहुत अच्छी लगेगी ये वीडियो। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और नोट करके मेरे को बताइए कि यस सर मैंने नोट कर लिया, और 10 में 10 आपने बनाया कि नहीं बनाया। अगर आप मुझे नोट करके चाहो तो मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, 8210423200, ठीक है ना। ये व्हाट्सएप पे आप भेजें तो आई थिंक, और मुझे बता दें कि सर आपने नोट करने के लिए बोला था, मैंने नोट कर लिया। ओके, तो या तो फिर आप अगर नहीं भेज पाते हो तो नीचे कमेंट जरूर कर दें, यस सर मैंने नोट कर लिया, या तो ऑब्जेक्टिव में आपने 10 में 10 बनाया, ये भी मुझे कमेंट करें। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और पहली बार अगर आप लोग यहाँ पे तशरीफ ला रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को एकदम खास तौर से उसको शेयर कर दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।